हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास है जो बच्चों, ये हमारी इतिहास की पहली क्लास होगी। इतिहास की पहली क्लास होगी और आज हम हिस्ट्री में कहाँ से शुरू करेंगे? तो आज जो बच्चों हम हिस्ट्री में शुरू करेंगे उसको शुरू करेंगे हम बच्चों आधुनिक भारत से। आधुनिक आधुनिक भारत। क्योंकि बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं आधुनिक भारत से ही ज्यादा होते हैं, इसलिए आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत से आज की क्लास। ठीक बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि आधुनिक भारत, जो आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत में आधुनिक से क्या तात्पर्य है? जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत में आधुनिकता से क्या तात्पर्य है? हम इसको आधुनिक भारत क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने एनिशेंट हिस्ट्री पढ़ी थी, जब इतिहास को हमने शुरू से पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था कि जो इतिहास का जो हमारे जो भारतीय इतिहास है उसका जो विभाजन जेम्स मिल साहब ने किया था, कितने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में किया था विभाजन? 3 भागों में। ठीक, कितने भागों में किया था? 3 भागों में। किसने किया था? जेम्स मिल साहब ने। जेम्स मिल साहब ने कहा किया था? जेम्स मिल साहब ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन में? जो भारतीय इतिहास को जो हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं बच्चों, उस प्राचीन भारत को क्या कहा था इन्होंने? एक सेकंड। जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत को इन्होंने किसका नाम दिया था? हिंदू काल। हिंदू काल, हिंदू काल कहा। ठीक बच्चों, इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है इसको इन्होंने क्या किया कहा? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल। ठीक, इसी प्रकार जो आधुनिक भारत है इसको इन्होंने आधुनिक भारत कहा। आधुनिक भारत। ठीक, तो जेम्स मिल साहब ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी में भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा बच्चों? तो भारत के इतिहास को जेम्स मिल साहब ने 3 भागों में बांटा। ठीक, पहला क्या? हिंदू काल। ठीक, दूसरा क्या? मुस्लिम काल। तीसरा क्या? आधुनिक काल। हिंदू काल और मुस्लिम काल क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने इसलिए कहा कि जो हमारा प्राचीन भारत है लगभग ये पूरा किसका राज था? यहाँ पर जो अधिकांश थे वो हिंदू राजा थे। ठीक, इसी प्रकार से जब हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में, सल्तनत काल में, मुगल काल में, तो हम क्या देखते हैं? जो भारत में अधिकांश राजा होते हैं, ये राजा क्या कौन से होते हैं? मुस्लिम होते हैं। ठीक, इसलिए इन्होंने जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसलिए उन्होंने इस इतिहास को क्या कहा बच्चों? मुस्लिम काल कहा। ठीक, और जो हमारा आधुनिक काल है 1757 के बाद का समय। कब का समय बच्चों? 1757 के बाद का। 1757 क्या घटना थी? बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 के बाद का जो समय है इसको इन्होंने क्या कहा? आधुनिक भारत कहा। ठीक, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब इन्होंने धर्म के अनुसार विभाजन किया तो आधुनिक भारत को ईसाई भारत क्यों नहीं कहा? ईसाई काल क्यों नहीं कहा? जब हिंदू काल कहा, मुस्लिम काल कहा, तो आधुनिक भारत कहा जो, इसको इन्होंने ईसाई काल क्यों नहीं कहा? समझिए,
तो इन्होंने इसको ईसाई काल इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये लोग कहते थे इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह लोग कहते थे कि हम तो यहाँ पे क्या आए हैं, भारत तो क्या है, भारत ऋषि मुनियों का, सपेरों का देश है, हम तो यहाँ विकास कर रहे हैं, हम यहाँ विकास करने के लिए आए हैं, और इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक काल कहा। तो क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए बच्चों कि जो आधुनिक काल है ये एकदम से तो हो नहीं गया होगा, ऐसी क्या घटनाएं थी यहाँ पर, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ हमारे समाज में जिससे इसको आधुनिक काल कहा गया, बनना चाहिए। क्या आधुनिकता आ गई थी कि जो 1757 के बाद के समय को आधुनिक काल कहा गया। तो देखिए, इससे पहले हम क्या थे, मध्यकालीन भारत में क्या थे, सल्तनत काल था, सल्तनत काल के बाद क्या आया, मुगल काल आया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो सल्तनत काल था, जो मुगल काल था, ठीक, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों किस पर टिकी हुई थी, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बच्चों वो कृषि पर टिकी हुई थी। किस पर, कृषि पर। कहाँ पे, सल्तनत काल और मुगल काल में। ठीक बच्चों, तो क्या थी, अर्थव्यवस्था कहां पे थी, कृषि पर थी। जबकि हम आधुनिक भारत में देखें तो आधुनिक भारत में जो आय का स्रोत था बच्चों वो क्या था, वो हो गया था व्यापार, व्यापार वाणिज्य। ठीक, कब हुआ था ये, आधुनिक में, आधुनिक काल में। और क्या अंतर था यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो शिक्षा थी ये क्या थी, धार्मिक थी, धार्मिक शिक्षा। कहां पे, मध्यकालीन में। जबकि यहाँ पे क्या थी, वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा मिलनी थी, वैज्ञानिक शिक्षा हो गई थी। ठीक, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सामंतवाद था, जो हमारा देश था छोटे छोटे सामंत रहते थे। ठीक, यहाँ पे क्या था, सामंतवाद में बटा हुआ था। कहाँ पे, मध्यकालीन भारत में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक स्वरूप हुआ, एक शासन पूरे देश में हो गया। कहाँ पे, अंग्रेजों के समय में। और जो एकता आई है, जो एक रूपता आई है पूरे शासन में अंग्रेजों के, यही आगे चल के क्या, यही आगे चल के हमारी आजादी के लिए चिंगारी का काम किया है। ठीक है, यहीं से जो एकता आई है, जब जिसने देखा कि पूरा देश हमारा है, जब से ये भावना अंदर आई है आधुनिक भारत में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपने 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 छोटे छोटे अपने अपने स्थानों पे लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ का प्रशासन कैसा था, सैन्य प्रशासन में भी अंतर था। यहाँ पे आधुनिक तरीके का सैन्य प्रशासन था। तो ऐसा नहीं था कि 1757 के पास एक बाउंड्री खींच दी, 1757 उस साइड चले जाओ तो क्या हो जाएगा, आधुनिक में आ जाएंगे, इस पार चले जाओ तो क्या, मध्यकालीन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं था, धीरे धीरे परिवर्तन हो गए। और जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब देखा कि यहाँ पे आमूल चूर परिवर्तन हुए और आधुनिकता आने लगी, इसलिए इस समय को क्या कहा गया, आधुनिक काल कहा गया। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार पे हो गई थी। ठीक है, अधिकांश व्यापार पे हो गई थी, एजुकेशन में बदलाव हुआ। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की भावना होने लगी थी। तो ये सब कारण थे कि 1757 के बाद के समय को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं। ठीक, तो अब हमें देखना चाहिए, जब हम आधुनिक भारत देखते हैं तो क्लियर है यूरोपियों का इतिहास है, यूरोपियों का शासन था। तो जब आधुनिक भारत में बच्चों किनका, यूरोपियों का शासन था, तो हम लोगों को जब तक इतिहास समझ में नहीं आएगा, जब तक कि हम यूरोपियों का आगमन नहीं समझ लेते हैं, भारत में विदेशियों का आगमन नहीं देख लेते हैं, तब तक हमें क्या समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें अच्छे से आधुनिक भारत समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको आधुनिक भारत में पढ़ना ही यूरोपियों को है, अंग्रेजों को है, पुर्तगालियों को है। तो जब तक हम उनके आगमन को नहीं समझेंगे कि वो कैसे आए, किस तरह से आए, तब तक हमें उतनी अच्छी तरीके से हमारा इतिहास समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आए हैं यहाँ पे।
देखिए बच्चों, ऐसा तो है नहीं जो अंग्रेज 1600 के आसपास भारत में आए, तो ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले भारत का विदेशी से व्यापार होता नहीं था। देखिए, जब कुषाण के समय हमारा भारत स्वर्णिम भारत हुआ करता था, उस समय भी मिस्र से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, यूनान से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं से व्यापार हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार हमारा पहले से चला आ रहा है। तो पहले से कहां से चला आ रहा है? देखिए, पुर्तगालियों के पहले भी कई विदेशी आए हमारे भारत में। ठीक, अधिकांश विदेशी कहां से आए? देखिए, अधिकांश विदेशी यहां से, क्या, खैबर पास, खैबर पास, खैबर दर्रा लिख लो हिंदी में, खैबर, खैबर दर्रा, जोजिला दर्रा, कहां से आए? तो यही दक्षिण पूरब से आए। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर में है हिमालय रेंज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक, नक्शा बनाने में अपना हाथ तंग है, इसलिए समझा दे रहा हूं आपको। देखिए, तो भारत में जितने भी आक्रमण हुए यूरोपियों के पहले, सब कहां से हुए? स्थल भाग से हुए। स्थल भाग में कहां से हुए? खैबर दर्रे से हुए। जितने भी आक्रमण हुए, तो सबसे पहले भारत में कौन आया? तो सबसे पहले भारत में आया डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? दारा कहते हैं। इसके बाद कौन आए? यूनानी, यूनानी, इसमें क्या से? सिकंदर, सिकंदर वगैरह। इसके बाद कौन आया बच्चों? हिंद यवन, हिंद यवन, हिंद यवन शासक। ठीक, इसके बाद कौन आए बच्चों? शक, फिर कुषाण, फिर हुण, फिर तुर्क, फिर मंगोल। ठीक, तो यह क्रम था विदेशियों का भारत में। डेरियस, यूनानी, हिंद यवन शासक, शक, कुषाण, हुण, तुर्क, मंगोल। ठीक, इस प्रकार से कौन कौन? डेरियस, यूनानी, हिंद यवन शासक, शक शासक, कुषाण, हुण, तुर्क और मंगोल। एक क्रम था विदेशियों का आगमन का। तो ऐसा नहीं था कि बच्चों केवल यूरोपीय ही भारत आए। भारत पे समय समय पे कई विदेशी आए। और कहां से आए? सभी के सभी कहां से आए? यहां से, दक्षिण, उत्तर दक्षिण भारत से। कहां? खैबर पास वगैरह से। ठीक, तो कहां से आए? इसी मार्ग से आए सभी, यहां से, स्थल भारत से। ठीक, तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब जितने भी विदेशी आए हैं सब स्थल भारत से आए हैं, तो ऐसा क्या बात हुई कि जो यूरोपीय आए हैं वो कहां से आए हैं? जल मार्ग से आए। सभी तो स्थल मार्ग से आए हैं, तो ऐसा क्या कारण था कि जितने भी यूरोपीय आए हैं सभी कहां से? जल मार्ग से आए हैं। जल मार्ग से आए ना। देखिए, ऐसा नहीं था, इनसे यूरोपियों के पहले भी नावों से व्यापार होता था। ठीक, पर उस समय क्या था? उस समय दिशा सूचक यंत्र नहीं हुआ करते थे। जब पवनें चलती थी तो पवनों की दिशा में चले जाते थे, जब पवनें लौटती थी उनकी दिशा में चले जाते थे। ठीक, कौवा लिए रहते थे, कौवा को उड़ा दिया, अब कौवा कहाँ? जमीन की तरफ जाएगा, तो उसी की दिशा के हिसाब से। तो उस समय देखा जाए तो व्यापार था, लेकिन नाम मात्र का था। ठीक, तो हमको क्या देखना है कि यूरोपीय स्थल मार्ग से ना के जल मार्ग से क्यों आए। ठीक बच्चों, तो जल मार्ग से क्यों आए हमको ये समझना है यूरोपियों का। ठीक, अभी हमने देखा है कि भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है? डेरियस, यूनानी, हिंद यवन, शक, कुषाण, हुण, तुर्क, मंगोल। ठीक, अब देखिए जो यूरोपीय हैं, देखिए क्या होता है, यूरोप महाद्वीप होता है, जो यूरोप महाद्वीप दो भागों में बटा होता है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। समझिएगा। देखिए, अभी आपकी मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। जब आपको समझ भी नहीं आएगा कि यूरोप आए क्यों, स्थल मार्ग से क्यों नहीं आए, जल मार्ग से क्यों आए,
क्या मतलब है इतिहास पढ़ने का? देखिए, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है, जब तक हम उनके आने का कारण नहीं जानेंगे, कहाँ से आए, कैसे आए, तब तक हमें इतिहास कहाँ समझ में आएगा? वो तो फिर रट लिया हमने बस। ठीक, तो समझिए, यूरोप था जो समय दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप था बच्चों, इसको हम क्या कहते थे? बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते थे। बेजेंटाइन साम्राज्य किस नाम से बच्चों जानते थे? बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते थे। किसको? पूर्वी यूरोप को। इसकी राजधानी जो थी, राजधानी क्या थी इसकी? टर्की। राजधानी बच्चों इसकी क्या थी? टर्की। किसकी? पूर्वी यूरोप की, जिसको हम बेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते थे। अब देखिए, अब क्या होता है कि 622 के आसपास का जो समय होता है बच्चों, कब? 622 के आसपास के समय क्या होता है कि नए धर्म का उदय होता है। कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का। 622 के आसपास बच्चों इस्लाम धर्म का उदय होता है। और जो मध्य एशिया के बुद्धिस्ट थे, जो मध्य एशिया में बौद्ध धर्मावलंबी थे, वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो सभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, कहाँ के? मध्य एशिया के लोग जो होते हैं वो किस में? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब जब देखिए, जब कोई नया धर्म होता है तो उसके प्रचार प्रसार की संभावना ज्यादा होती है। वो हम लोग देखते हैं कि जब नई बहू के मुंह देखने के लिए कितने सब लोग देखते हैं। इसी प्रकार से जो नया धर्म होता है उसमें सब लोग ज्यादा प्रचार प्रसार की संभावना होती है। और जो यहाँ पे जिन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाया, वो सब कौन कहलाए? तुर्क कहलाए। और इन तुर्कों ने यहाँ पर टर्की पर हमला कर देते हैं और टर्की पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और कौन? उस्मानिया साम्राज्य की नींव डालते हैं। टर्की में कहां पे? कुस्तुनतुनिया पर। कहां पे? टर्की में कुस्तुनतुनिया पे। कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और क्या डालते हैं? कौन सी? उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन सी? उस्मानिया साम्राज्य। ठीक, टर्की कहाँ है? देखिए, ये टर्की है जो ये अब अरब सागर से चिपका हुआ है। ठीक, जिससे क्या होता है, यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं, कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं, जिससे जो यूरोपीय होते हैं उनका भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते हुए जो व्यापार होता था वो व्यापार रुक जाता है। ठीक, किसके कारण? जब ये उस्मानिया साम्राज्य तुर्क लोग होते हैं, कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं, तो क्या होता है? यूरोपियों का जो होता है व्यापार, वो व्यापार रुक जाता है। अब देखिए, यूरोप कहाँ है? ठंडा क्षेत्र है। ठंडे क्षेत्र में क्या होता है? अधिकतर लोग क्या थे? मांसाहारी लोग थे। जब मांसाहारी लोग होंगे तो इन्हें क्या? अच्छे मसाले की आवश्यकता होगी। ठीक, गुणवत्तापूर्ण मसाले की आवश्यकता होगी। तो व्यापार इनका ठप था। तो वो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब इनका व्यापार हुआ, और इसी समय क्या था? यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो गया था। नए नए आविष्कार शुरू हो गए थे। ठीक, दिशा सूचक यंत्र बन गए थे, अच्छी अच्छी गुणवत्तापूर्ण नौकाएं हो गई थी। तो क्या था? अब देखिए, यहां पे हुआ समस्या उत्पन्न हुई। किसे? पुर्तगाल को, स्पेन को। स्पेन और पुर्तगाल। ठीक बच्चों, तो स्पेन से कौन निकले? कोलंबस निकले। ठीक, अब स्पेन से रास्ता ढूंढने के लिए कौन निकले? कोलंबस निकले। और कोलंबस कहां पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। जबकि पुर्तगाल से कौन निकले? पुर्तगाल से निकले वास्को डिगामा। कौन निकले? वास्को डिगामा। देखिए देखिए, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और उनकी स्थापना का क्रम। देखिए, जो यूरोपीय कंपनी है बच्चों, उनके आगमन का क्रम, कि भारत में कौन सी यूरोपीय कंपनी पहले आई और कौन सी यूरोपीय कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई। ठीक, तो हम क्या देखेंगे बच्चों? यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई बच्चों? तो सबसे पहले जो है वो आई है, उसका नाम क्या था? पुर्तगाली। पुर्तगाली।
पहली कंपनी कौन सी आई? पुर्तगाली। दूसरी कंपनी कौन सी आई? डच। तीसरे कौन से आए? अंग्रेज। चौथे कौन से आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। ठीक बच्चों, ये क्या हो गया? आने का क्रम हो गया। अब यहां पे अगर हम देख लें स्थापना, स्थापना तो स्थापना पहले किसकी हुई बच्चों? देखिए, जो सबसे पहले आई उसी की स्थापना। तो पुर्तगाली आई, स्थापना हुई पुर्तगाली की, पुर्तगाली कंपनी। फिर किसकी हुई? फिर डच की ना हुई बच्चों, फिर अंग्रेज, अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। तो समझ में आया बच्चों कि देखिए, जो यूरोपीय कंपनी है उनके आगमन का क्रम है, तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद कौन आए बच्चों? फ्रांसीसी आए। जबकि अगर हम स्थापना के क्रम में देखें तो पहले पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की स्थापना हुई, फिर डचों की स्थापना हुई, फिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। ठीक, आने का क्रम यह है और स्थापना का क्रम यह है। अब आगे चलते हैं हम। तो क्या था, हम कहां पे थे? हाँ, तो कोलंबस निकल गए कहां? अमेरिका। जबकि पुर्तगाल से वास्को डी गामा कहां के लिए निकले? इंडिया। ठीक, देखिए अब थोड़ी सी हम फैक्चुअल चीजें लिख लें। ये लिख लिया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। देखिए, एक क्रम एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापना का क्रम बताएं या आने का क्रम बताएं, इसलिए लिख लेना इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके ऊपर? वास्को डी गामा के ऊपर। यहां पर डाल लें, हम पहले हेडिंग डाल लें, पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। लिखते जाना आप लोग, पुर्तगाली कंपनी। ठीक, तो सर्वप्रथम कौन आया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कब भारत आया? देखिए, भारत देखो, जुलाई 1497 को क्या हुआ? इनने यात्रा शुरू की। ठीक, भारत कब आए? यात्रा शुरू। ठीक बच्चों, भारत कब आए? भारत आए, कब आए बच्चों भारत? तो 20 मई 1498। ठीक, यात्रा कब शुरू की इनने? जुलाई 1497। भारत कब आए? 20 मई 1498। और हम इनके बारे में जानकारी डाल लें तो इनका जन्म कब हुआ बच्चों? 1460। कहां पे हुआ? पुर्तगाल के सोलन शहर में। स्थान लिख लें, सोलन, पुर्तगाल के सोलन शहर में। ठीक, राजा कौन था बच्चों वहां का? राजा थे डॉम हेनरी, डॉम हेनरी, या डॉन भी कह देते हैं, डॉन हेनरी, हेनरी। इनके जहाज का नाम क्या था? किनके? वास्को डी गामा के। जहाज सायो ग्रेब्रियल, सायो ग्रेब्रियल। ठीक बच्चों, जहाज का नाम सायो ग्रेब्रियल। अब देखें, जन्म 1460, स्थान पुर्तगाल के सोलन शहर में, राजा कौन थे? डॉन हेनरी। ठीक है, इसके बाद जहाज का नाम सायो ग्रेब्रियल, जिसके द्वारा जो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। कहां पे पहुंचे भारत में? 1498 में कालीकट। कहां पे बच्चों? कालीकट।
कालीकट, कालीकट। और कालीकट जब पहुंचे तो कालीकट का यहाँ पे राजा कौन थे? तो राजा थे जमोरिन। ठीक है, कालीकट के राजा कौन थे? राजा थे कौन से बच्चों? जमोरिन। ठीक, तो हो गई है फैक्चुअल चीजें। देखिए बच्चों, जब 1497 में यात्रा शुरू की, जब यहां से निकले, ठीक, को वास्को डी गामा, तो अपने साथ 4 जहाज लेके निकले। और जब यहां से उन्होंने यात्रा शुरू की बच्चों, तो कहां पहुंचे? ये पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां पे पहुंचते हैं बच्चों? ये लोग यह पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ठीक, इसकी खोज हो चुकी थी कब? किसने की थी? इसकी खोज की थी बार्थोलोमू डियाज ने। लोमोडियाज किसने? बार्थोलोमोडियाज ने। कब की थी? 1487। इंपोर्टेंट लगा लेना। केप ऑफ गुड होप ये क्या है? अफ्रीका का सबसे अंतिम बिंदु। केप ऑफ गुड होप पूछ लिया जाता है कि केप ऑफ गुड होप किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में। यहां तक तो आराम से गिनी की खाड़ी के नीचे 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 चले आते हैं को वास्को डी गामा का। यहाँ के बाद वास्को डी गामा क्या होता है? रास्ता भूल जाते हैं। और रास्ता भूल जाते हैं और तो इन्हें एक व्यक्ति मिलता है। उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद करके इनको एक व्यक्ति मिलता है। एक कौन होता है बच्चों? ये जो अब्दुल मनीद होता है, ये अब्दुल मनीद, ये होता है गुजरात का व्यापारी। गुजरात का व्यापारी। ठीक, जो अब्दुल मनीद होता है बच्चों, गुजरात का व्यापारी होता है। और वास्को डी गामा इससे पूछते हैं कि मसालों का देश किधर है? तो यह कहता है कि जो मसालों का देश है यहां से पूरब की ओर है। कहां पे है? पूरब की ओर कहता है। तो इस बात से आप समझ रहे हो कि इस समय भारत में एक राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। लोग अपने अपने क्षेत्रों से परिचित थे। ठीक, जब चल दिया यहां से वास्को डी गामा, कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कहां पे पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां के राजा कौन थे? जहां के राजा जमोरिन थे। ठीक, अब जैसे ही ये बंदरगाह पे पहुंचता है तो वहां पे जो पहले से व्यापारी थे वो इनको भगा देते हैं। जब वो इनको भगा देते हैं तो एक चीज और लिख लीजिए, यह अपने साथ दो द्विभाषीय भी लेकर आया था। क्या? द्विभाषीय। दो द्विभाषी लेके आए। द्विभाषी समझते हो बच्चों क्या कहते हैं? द्विभाषी मतलब जो 2 भाषा जानता हो, ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं। जिस पहले का नाम क्या था? फरनाओ मार्टिस। फरनाओ मार्टिस। और बच्चों दूसरे का नाम क्या था? ओफोन्सो। ओफोन्सो। ठीक, जब यहाँ के कालीकट के व्यापारी इसको भगा देते हैं तो यह फरनाओ मार्टिस को भेजता है कि जमोरिन के पास जाओ और उससे कहो कि पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरी का राजदूत वास्को डी गामा आपसे मिलने आए हैं। ठीक, जैसे ही जाते हैं उनको बताते हैं तो जमोरिन वहां से दौड़े दौड़े चले आते हैं। ठीक, कि चलो देखो तो यूरोप से आए हमारे यहाँ, कौन आया है। आते हैं, इनका बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और जब इनकी विदा करते हैं तो इन्हें इतना गिफ्ट देते हैं कि जो यूरोप में जाकर रह बेचते हैं। तो डॉन हेनरी ने इनकी यात्रा पर जितना खर्च किया था उसका 60 गुना प्रॉफिट होता है। कितना होता है? 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और इससे खुश होकर डॉन हेनरी वास्को डी गामा को डोम की उपाधि दे देता है। किसकी उपाधि? डोम की उपाधि दे देता है। किसको दे देता है? वास्को डी गामा को दे देता है डोम की उपाधि।
ठीक, और 2 राज्य भी दे देता है, और राज्य में घोषणा करा देता है कि जो कोई भी पूर्वी देशों से व्यापार करना चाहता है वो पूर्वी देशों से व्यापार कर सकता है। ठीक, लेकिन उसको अपने लाभ का 1/4 हिस्सा राजा को देना होगा या मुझे देना होगा। ये जैसे ही ये घोषणा कराता है तो पुर्तगाल में खुशी का माहौल हो जाता है, और वहां के कुछ लोग मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पुर्तगाली कंपनी, या इसी का नाम होता है इस्टादो इंडिया। इस्टादो इंडिया। ठीक बच्चों, तो जो पुर्तगाली कंपनी उसका नाम क्या है? इस्टादो इंडिया। क्लियर? तो समझ में आया इतना। वास्को डी गामा 1497 यात्रा शुरू की, भारत आए 20 मई 1498। कहां पहुंचे? कालीकट बंदरगाह। जन्म हुआ 1460। स्थान पुर्तगाल के सोलन शहर में। राजा डॉन हेनरी। जहाज का नाम सायो ग्रेवियर। कालीकट के राजा थे जमोरिन। केप ऑफ गुड होप की स्थापना की खोज किसने की? बार्थोलोमू डियाज ने 1487 में। अब्दुल मजीद कौन था? व्यापार का गुजरात का व्यापारी था। किसको मिला था? वास्को डी गामा का मिला था। इसने क्या बताया कि मसालों का देश पूरब में है। ठीक, जब यह कालीकट बंदरगाह में पहुंचा तो वहां के व्यापारियों ने इसे भगा दिया। किसको? वास्को डी गामा को। तो यह क्या करता है? यह अपने साथ जो दो द्विभाषी लेकर आता है, फर्नाओ मार्तिस और ओफोंसो। ठीक, ओफोंसो। इनमें से फर्नाओ मार्तिस को भेजता है जमोरिन के पास कि जाओ उनको सूचना दो कि पुर्तगाल के राजदूत आपसे मिलना चाहते हैं। तो जमोरिन होता है दौड़ा दौड़ा चला आता है, साथ सम्मान के साथ उनको ले जाता है, स्वागत करता है इनका, और जब इनको विदा करता है तो इतना गिफ्ट देता है कि जब यह यूरोप पुर्तगाल में जाकर इसको बेचते हैं तो कितना 60 गुना प्रॉफिट होता है जो इनकी यात्रा पे खर्च हुआ था उसका। जिससे खुश होकर वहां के राजा डॉन हेनरी इनको अपनी डोम की उपाधि दे देते हैं, तथा वहां पे घोषणा करवाते हैं कि जो कोई भी पूरब के देशों से व्यापार करना चाहते हैं वो व्यापार कर सकते हैं, पर अपने लाभ का 1/4 हिस्सा मुझे देना होगा। जिससे वहां के व्यक्ति खुश होकर क्या करते हैं बच्चों? एक कंपनी का करते हैं, स्थापना करते हैं, जिसका नाम इस्टाडो इंडिया होता है। कन्फर्म? मैंने रिवाइज करा दिया। अब और आगे देखते हैं कहानी हम। आप लोग लिख लेना, ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक बच्चों, और आगे देखते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? देखिए बच्चों, अब क्या होता है, जो वास्को डी गामा होते हैं बच्चों, कौन? वास्को डी गामा। बच्चों ये वास्को डी गामा है जो यह भारत कितनी बार? 3 बार आते हैं। भारत कितनी बार आए? 3 बार आए। 1 बार, 2 बार, 3 बार आए। 1498, 1502 और 1524। तो वास्को डी गामा बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्को डी गामा भारत कब कब आए? तो 3 बार आए, 1498, 1502 और 1524 में। अब जो 2 बार आए यहाँ पे 1498, 1502 में, यहाँ पर आए दूत बनकर। 1524 में क्या आए? व्यास राय बनकर आए 1524 में। और याद रखना, जब यह 1502 में भारत आए तो इन्होंने 1503 में भारत में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। कोचीन में फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री। ठीक, इसके बाद जो ठीक है,
कहां पर केंद्र बनाया बच्चों इन्होंने? 1503 में कोचीन को केंद्र बनाया। इसके बाद कहां केंद्र बनाएंगे जी? 1530 में गोवा, गोवा को केंद्र बनाएंगे। ठीक बच्चों, तो क्या हुआ? यहाँ पे कंपनी स्थापित हो गई भारत में। अब देखिए, जब कंपनी भारत में स्थापित हो गई तो कंपनी पर नियंत्रण कसने के लिए डॉन हेनरी वायसराय भेजता है वहां से। ठीक, तो जो पहला वायसराय होता है वह कौन होता है बच्चों? जो पहला वायसराय होता है, इसको साफ कर दूं, लिख लेना आप। ठीक है, वास्को डी गामा 3 बार 1498, 1502, 1524 वायसराय बनके 1524 में दूत बनकर 1498 और 1502। फर्स्ट पहला केंद्र कहाँ बनाया? कोचीन में 1503 में। ठीक बच्चों, गोवा में कब बनाया? 1530 में। अब देखिए, जो अब देखिए बच्चों, फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 से 1509। ठीक बच्चों, तो देखिए, जब पुर्तगाली कंपनी भारत में स्टेब्लिश हो गई, उसकी स्थापना हो गई, तो क्या उस कंपनी पर अपने पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए कौन? डॉन हेनरी साहब पुर्तगाल से वायसराय भेजते हैं। तो जो पुर्तगाली कंपनी का पहला वायसराय होता है वो कौन होता है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन होता है बच्चों? फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब ये फ्रांसिस डी अल्मीडा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रांसिस डी अल्मीडा अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? अल्मीडा की। अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस है। कौन? फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, या इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? शांत जल की नीति। ठीक, तो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति निम्न में से किस पुर्तगाली वायसराय ने दी थी? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। अब यह आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि गुरुजी यह ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? तो देखिए बच्चों, जब पुर्तगाली भारत आए तो उनके दिमाग में था कि जिस तरह भारत हम आ गए और भी यूरोपीय आ जाएंगे। अगर हमको भारत से एक लंबे समय तक व्यापार करना है और अपना अधिकार बनाए रखना है क्षेत्रों में, किसी और को व्यापार नहीं करने देना है, तो हमें भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, जल क्षेत्र, उस पे पकड़ मजबूत करनी होगी। ठीक, कहां पे? जल क्षेत्र पे। और जो होते हैं फ्रांसिस डी अल्मीडा लगभग आधा जल क्षेत्र जीत लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि अगर वह पानी में मजबूत होंगे तो कोई जमीन पे आ ही नहीं पाएगा। तो इसी नीति को हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक, कब आए? 1505 में आए, 1509 तक रहे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक घटना होती है। देखिए, जो फ्रांसिस डी अल्मीडा होते हैं, यह गुजरात और का मिस्र की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। कौन? अल्मीडा गुजरात और मिस्र की जो संयुक्त सेना होती है उसको हरा देते हैं, जिससे जो मिस्र होता है वहां पुर्तगाल पे हमला कर देता है, जिसके कारण पुर्तगाल के राजा अल्मीडा को वापस बुला लेते हैं और अल्बुकर्क को भेजते हैं। कहां पे? अगला वायसराय बना के। किसको भेजते हैं बच्चों? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को भेजते हैं। अल्बुकर्क, जो यह अल्बुकर्क होता है बच्चों, इसको पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक।
ठीक बच्चों, जो अल्बुकर्क है इसको पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब हम अल्बुकर्क के बारे में कल पढ़ेंगे। देखिए, जो पुर्तगाली कंपनी है बच्चों, यह सबसे पहले भारत आई थी और सबसे बाद में भारत से गई है। क्यों? अल्बुकर्क, जो न्यू अल्बुकर्क ने बना के दी थी, उसी के कारण सबसे पहले आई थी, सबसे आजादी के बाद भारत से जाती है वो पुर्तगाली कंपनी। तो जो अल्बुकर्क है इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इन सब के बारे में बच्चों हम अगली क्लास में देखेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी क्लास। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।